हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, 2024 शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे आपके लिए बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। छोड़िए फार्मासिस्ट के एग्जाम्स को, छोड़िए पैरामेडिकल्स के एग्जाम को, इससे आगे बढ़िए, अपने करियर को एडवांस करिए और एक अच्छी ग्रोथ देखिए। एक ऐसे प्रोफेशन में एंटर करिए जहां पे आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल सके और एक अच्छा पैकेज आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं कुछ ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या स्किल्स की आवश्यकता होती है, क्या एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, जिससे कि आप एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं उन सभी फील्ड के अंदर में, जिसके मैं आज आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और हाँ, यदि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी मेंटरशिप मैं अच्छे से कर सकूं और जो आपको क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके ग्रोथ से रिलेटेड, उन सभी पे मैं चर्चा कर सकूं। तो दोस्तों, आज जो मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को बताऊंगा वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, जो कि मैंने कॉर्पोरेट में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और लोगों को देखा है कि अपने ही करियर में उन्होंने किस तरह से इन फील्ड को चूज़ करके एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छा पैकेज पाया है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर की। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप एक बेहतरीन मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर बन जाते हैं तो आपका जो पैकेज है वो 3 से 4 लाख एक एवरेज पैकेज होता है और एक्सपीरियंस के साथ में यही पैकेज जो है आपका 12 से 15 लाख तक पहुंच सकता है। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर की जॉब क्या होती है? मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर एक अपने मेडिकल टर्म्स को यूज़ करते हुए जितने भी, जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट हो गए, सर्जन्स हो गए, उन सभी के स्क्रिप्ट्स को, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हुए अपने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं या एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे कि देश विदेश में भेजा जा सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरह से कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ आपको जो है वो पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, जिससे कि आप एक बेहतर तरीके से मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्किल्स की। जी हाँ दोस्तों, तो इस फील्ड के अंदर में आपको कंप्यूटर स्किल्स की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ पे आपको लिसनिंग जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुनेंगे और उनको जो है ट्रांसक्रिप्ट करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर में। और जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा उसे टाइम बाउंड के साथ साथ में आपको कंप्लीट करना होगा। तो ये है आपका पहला अपॉर्चुनिटीज एज ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज की, जो कहलाती है सप्लाई चेन मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, आपने फार्मेसी बहुत पढ़ी है, आपने ड्रग्स के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन आपको पता है कि ये सारे के सारे ड्रग्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर्स कैसे होते हैं और मैन्युफैक्चर होके मार्केट में कैसे आते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक सिस्टम के हेल्प के थ्रू जो है ये मार्केट के अंदर में आते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि पहले मैन्युफैक्चर से ये ड्रग्स जो हैं C&F में आते हैं, फिर ये C&F से जो है स्टॉकिस्ट के पास में जाते हैं, होलसेलर, रिटेलर, और फिर आपके पेशेंट्स के पास में आते हैं। तो एज ए मैनेजर अगर आप जो है इन लॉजिस्टिक सिस्टम को समझ लेते हैं, किस तरह से इन्वेंट्री करनी है, किस तरह से प्रोक्योरमेंट करना है, कैसे जो है ड्रग जो है क्वालिटी एश्योरेंस से पास आउट होगी और उसकी जो है वेयर हाउसिंग में कैसे स्टोरेज होगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इसके अंदर में यदि अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो ये करीबन 3.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में होती है और हाईएस्ट सैलरी जो है वो करीबन आपकी 20 से 25 लाख तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एज वेल एज द नॉलेज।
अब बात कर लेते हैं स्किल्स की। तो यहाँ पे स्किल्स में आपको एक तो प्रोक्योरमेंट का अनुभव होना चाहिए, आउटसोर्सिंग का अनुभव होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से तैयार किया जाता है उसके बारे में अनुभव होना चाहिए। आप जो है अपने बिजनेस रिपोर्ट्स तैयार करने आने चाहिए, और परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप में से कई स्टूडेंट जो है मेडिकल की तैयारी करते हैं एमबीबीएस में जाने के लिए, बीडीएस में जाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और आप जो है फार्मेसी करते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट मैं आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो दोस्तों, आप एमबीबीएस तो क्या, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने स्टाफ हैं हॉस्पिटल में, उनको आप अपने कंट्रोल में, अपने मैनेजमेंट में काम करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की। यदि अगर आप एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर में, जहाँ पे आप जो है एज ए मैनेजर वर्क करना चाहते हैं, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। पर यहाँ पे आपको कुछ स्किल सीखने की आवश्यकता है, जैसे कि आपको कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए स्टाफ के साथ में। रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस क्या होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स जो हैं वो NABH एक्रेडिटेड होती हैं और बहुत से कंप्लाइंसेस को फॉलो करती हैं। जिस तरह से स्टाफ का रखरखाव, मैनेजमेंट और मेडिकल रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इसके साथ साथ में कुछ मार्केटिंग के टिप्स आने चाहिए, जिससे कि आप जो है अपने एरिया में उस हॉस्पिटल की अच्छे से मार्केटिंग कर सकें। और रही बात इनके पैकेज की, तो ये पैकेज जो है 5 लाख से लेके करीबन 20 लाख तक चला जाता है, और इसका एवरेज पैकेज जो आता है वो 7 लाख के करीब आता है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर आपने फार्मेसी की है, कुछ मैनेजमेंट के जो कोर्सेज आप कर लेते हैं, मार्केटिंग के कोर्सेज कर लेते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं चौथी अपॉर्चुनिटीज की, जो कि है प्रोडक्ट मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने सेल्स में, मार्केटिंग में एक अच्छा अनुभव लिया है फार्मेसी करने के बाद में, या फिर आप एज ए फ्रेशियर ज्वाइन करते हैं, तो आप इस डिपार्टमेंट में एज ए प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे काम कर सकते हैं। और आप सेल्स के साथ में, मार्केटिंग के साथ में जो अनुभव लेते हैं, तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो जाते हैं प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, कंपनीज, जितने भी OTC कंपनीज हैं, या पर्सनल हेल्थ केयर कंपनीज हैं, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो ऐसे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती हैं जिनके पास में मार्केटिंग का अनुभव है, सेल्स का अनुभव है, और उन्हें ऐसे प्रोडक्ट मैनेजर जो है रिक्रूट करती हैं। इन प्रोडक्ट मैनेजर्स का जो पे स्केल है वो करीबन 4.5 लाख से 15 लाख के बीच में होता है, और एक एवरेज पैकेज जो है वो तकरीबन 12 लाख का होता है। और रही बात स्किल्स की, तो आपको यहाँ पे मार्केट ट्रेंड्स को समझना आना चाहिए, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को समझना आना चाहिए, आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कैसे मैनेज करेंगे वो समझ में आना चाहिए। आपकी रिसर्च जो है, रिसर्च कौन सी, मार्केटिंग रिसर्च जो है वो भी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। देखिए, ये चीज़ें जो हैं वो आप जो है एक्सपीरियंस के दौरान सीख सकते हैं। यदि अगर आपने सेल्स और मार्केटिंग ज्वाइन किया है तो इन सब चीज़ों को ज़रूर सीखिए, जिससे कि आपको बहुत सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें सेल्स में नहीं जाना है, हमें मार्केटिंग नहीं आती है, हमें जो है सिर्फ MR बन के नहीं रहना है। नहीं दोस्तों, यदि अगर आपने इन्हें बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रोफेशनल लाइफ में तैयार किया है, एक्सपर्टाइज ली है, तो आगे चल के आपको बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिससे कि आप फार्मा इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। फिफ्थ अपॉर्चुनिटीज़, मेडिकल इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं, दवाओं के बारे में जानते हैं, ऑफ कोर्स अगर आपने फार्मेसी की है तो ये बहुत ज़रूरी है, तो आप जो है एज ए मेडिकल इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर सकते हैं।
देश में हमारे बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मैक्स बूपा है, स्टार प्लस इंश्योरेंस है, जो बहुत से ऐसे हेल्थ केयर इंश्योरेंस हैं जहां पे एज ए मेडिकल इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो पैकेज है वो तकरीबन 3 लाख से 12 लाख के बीच में होती है, और एक एवरेज पैकेज जो है वो करीबन 6.5 लाख के बीच में होता है। और यहाँ पे जो आपको स्किल्स की आवश्यकता है वो है कम्युनिकेशंस की। वहाँ पे आपको बेहतर कम्युनिकेशंस रिटर्न और वर्बल आना चाहिए। और आप जो है क्लेम सेटलमेंट देखते हैं किस तरह से क्लेम को जो है वो रखा गया है। आपको जो है एग्जामिन करना पड़ेगा कि किस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, पुलिस रिपोर्ट्स को देखना पड़ेगा, या यदि अगर कोई फिजिकल डैमेज हुआ है या हेल्थ रिलेटेड डैमेज हुआ है तो उन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप जो है पूरे क्लेम को आप देखेंगे और उसे समझेंगे और उसे जो है कंपनी को प्रपोज भी करेंगे। और यहाँ पे आपकी जो स्किल्स की बात आ जाती है वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। आपके जो स्किल्स हैं वो नेगोशिएशन बेस्ड स्किल होनी चाहिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से क्लेम को हैंडल कर सकते हैं। तो आज इन सभी मुद्दों पे चर्चा मैंने इसलिए की है क्योंकि स्टूडेंट जो हैं, खास तौर से फार्मेसी स्टूडेंट जो हैं, उन्हें सही तरीके से मेंटरशिप नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उनके फैकल्टी का भी एक्सपोजर नहीं है, या फिर कहें जितने भी उनके सीनियर्स हैं, उनके कलीग्स हैं, उनको भी एक्सपोजर नहीं है। तो ये सभी फील्ड हैं जहाँ पे आप एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। लेकिन कुछ नॉलेज, कुछ स्किल्स और कुछ एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, और आप इन सारे फील्ड के अंदर में आप जो है एक बेहतर टास्क फोर्स के रूप में वर्क कर सकते हैं और एक अच्छे लाइफ स्टाइल और एक पैकेज को जनरेट कर सकते हैं। बट ज़रूरत यहाँ पे ये है सही मार्गदर्शन की, सही नॉलेज की और स्किल सेट्स की, जिससे कि आप एक बेहतर तरीके से अपने प्रोफेशनल लाइफ को एक दिशा दे सकें। सो कीप राइजिंग विद राइजिंग यूथ टॉक्स, एंड प्लीज़ यदि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर करें, ताकि सभी को मेंटरशिप मिल सके, सभी को नॉलेज मिल सके। और इस चैनल का उद्देश्य भी यही है, कीप राइजिंग विद राइजिंग यूथ टॉक्स।